बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो, आज के हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज सीखोगे मेघ आए कविता। मेघ मेघ किसको कहते हैं? बरसात आती है ना, बादल आते हैं, फिर बरसात आती है ना। तो उसकी हम कविता सीखेंगे आज। तो पहले ही कविता लिखी किसने थी, उनके बारे में तो थोड़ा पता करना पड़ेगा ना। तो ये कविता लिखी थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 1927 में। अब हुआ कहाँ था, चलो ये भी देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और जिला कौन सा था, ये देखो यहाँ दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। ठीक है, याद हो गया? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उनका जन्म हुआ था। याद रखना है, देख लेना है ना। ठीक है, अब देखो उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, आरंभ मतलब शुरुआत के दिनों में, जिंदगी में उन्होंने जब अपना जीवन शुरू किया तब उन्हें आजीविका मतलब कमाई करने जाते हैं ना, तो कहते हैं आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। यानी कोई काम कमाई करना आसान थोड़ी होता है ना। तो कहते हैं कि तो आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में वो एक पत्रिका थी, उसका नाम था दिनमान पत्रिका के उपसंपादक बने। क्या बने? उपसंपादक। कौन सी पत्रिका? दिनमान, है ना। एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के भी वो संपादक बन गए। ठीक है, और उन्होंने कुछ कविताएं लिखी। फिर उनके जो कविता को इकट्ठे करके संग्रह बनाए जाते हैं ना, उसको कविता संग्रह कहते हैं। तो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, बांस का पुल, एक सुनी नाव, ये उनके थे कविताओं के संग्रह। क्या थे? कविता संग्रह। ठीक है, तो कविताओं के संग्रह को हम कहते हैं कविता संग्रह। उनके लेखन के लिए उनको पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अब चलते हैं उनकी कविता सीखते हैं। मेघ आए। ठीक है, कवि का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमारी कविता है मेघ आए। ठीक है, तो उनकी पहली लाइन हमारे है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब भाई देखो, हमारे मेघ को यहाँ पर बंठन के बताया है। जैसे कोई मान लो जवाई होता है, वो अपने ससुराल जाता है तो बंठन के जाता है ना। बंठन मतलब बड़ा तैयार होके जाता है ना। तो यहाँ पर कवि ने है ना, ये बादल को अपने, जैसे कोई जमाई राजा है ना, उनके समान माना है। इसलिए वो कह रहे हैं मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो कवि इस मेघ की तुलना कर रहे हैं कि जैसे जमाई राजा है, वो आए बड़े बंठन के और संवर के। चलो अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कहते हैं कि जब बादल आते हैं ना, तो उससे पहले हवाएं चलती है कि नहीं चलती है? तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बादल तो आए हैं और उसके आगे जो हवा चली है ना, वो कवि को ऐसी लगती है कि जैसे कोई अपने जमाई राजा आया है और उनका स्वागत करने के लिए आगे आगे हवा चल रही है ना। तो बयार का मतलब क्या होता है? हवा। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसका अर्थ हुआ कि जब मेघ आए हैं, बादल आए हैं, तो उससे आने से आगे आगे उसके साथ साथ नाचती गाती यानी कि खूब हवाएं भी चल रही है। ठीक है, तो हवाएं चलती है तो हवाओं की वजह से हमारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगते हैं ना। कभी खुलते हैं, कभी बंद होने लगते हैं। हवा की तेज बहाव से होता है ना ऐसा। तो यहाँ कवि कहते हैं दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के।
पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। यहाँ पाहुन का मतलब क्या होता है? दामाद या फिर मेहमान को भी हम पाहुन कहते हैं ना, पाहुणा कहते हैं ना, वैसी बात हो रही है। तो वो बादल को कवि क्या कह रहे हैं कि बादल मुझे ऐसा लग रहे हैं जैसे कोई दामाद जी आए हैं ना गांव में, शहर वाले रहने वाले दामाद जी गांव में आ गए हैं, वैसे मुझे बादल लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बादल की तुलना किससे की है? दामाद कह लो या मेहमान कह लो, है ना, पाहुन शब्द से उन्होंने तुलना की है। तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कि गांव में दामाद आ गए हो। कहाँ से आए हैं? शहर से। ठीक है, तो आगे कहते हैं मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो देखो हवाएं चलेगी तो पेड़ तो हिलेंगे, है ना। तो कवि यहाँ कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी जैसे कोई झुक झुक के गर्दन ऊपर उठा उठा के झांक रहे हैं कि कौन आए हमारे यहाँ गांव में, मेहमान कौन आए हैं। आए तो बादल है, लेकिन कवि कह रहे हैं बादल किसके समान है? वो हमारे मेहमान के समान है, पावने के समान है। ठीक है ना। तो जब पेड़ की डालियाँ जैसे हवा चलेगी तो एक बार नीची होगी फिर ऊंची होगी ना। तो यहाँ पर कवि को ऐसा लग रहा है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। उचकाए मतलब ऊपर उठा के फिर ऐसे नीचे करते ऊपर करते हैं ना, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो जब हवाएं चलती है तो कभी कभी आंधी भी चलने लग जाती है, साथ में धूल भी उड़ती है। तो उसकी भी कभी कल्पना कर रहे हैं कि आंधी चली धूल भागी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की है ना, वो घाघरा उठाकर भागती हुई चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंधी को किसके समान बताया है? एक लड़की जो अपना घाघरा पकड़कर भाग रही है। तो वैसे चल रही है आंधी, धूल उड़ रही है, लेकिन उसी वातावरण को कवि ने लड़की घाघरा उठाकर भागती हुई लड़की से तुलना करती है। ठीक है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। कवि कह रहे हैं कि जब कोई गांव में मेहमान आता है ना, तो गांव की औरतें क्या करती है, अपना घूंघट थोड़ा सा ऊंचा करके देखती है कि ओहो कौन आए हैं, जवाई राजा आए हैं, कैसे है, कहाँ से आए हैं, ऐसे देखने के लिए अपना घूंघट उठा के देखती है ना। तो उसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं, बाकी चितवन उठा, यानी थोड़ी सी दृष्टि उठाकर नदी ठिठकी। यहाँ कवि कह रहे हैं नदी भी तो रुक गई है और घूंघट सरके, लोग महिलाओं के घूंघट सरक गए हैं और वो अपने जवाई राजा को देख रही है। जबकि सचमुच में क्या हो रहा है? हो तो रहा है बादल आए हैं, बादल को गांव के लोग देख रहे हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर कल्पना की है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब देखो गांव में पीपल तो होते ही है ना, तो जब हवाएं चलती है तो पीपल भी हिल हिल के ऐसे लगता है कि हवाओं के कारण उसके पत्ते डालियाँ सब हिलने लग जाती है ना। तो कवि ने उसी को कल्पना करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि जो मेहमान आए हैं उनका हमारे कोई घर के बुजुर्ग जैसे मेहमान आता है तो स्वागत करता है ना, वैसे ही यहाँ पर हमारे बूढ़े पीपल है, ये गांव के बुजुर्ग है और वो प्रणाम करके मेहमान का स्वागत कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मेहमान कौन है? बादल, और स्वागत कर रहे हैं कौन? पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार की मतलब प्रणाम किया। ठीक है, बरस बाद सुधी लीनी, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। यहाँ देखो बादल जब बरसात का मौसम होता है तभी आता है ना। तो जैसे पिछले साल बरसात का मौसम था तब बादल आए थे, अब इस साल तो बरस बाद, यानी कि बरसात का मौसम पिछले साल था तब बादल आए थे, अब इस साल आए, इसका मतलब एक साल हो गया ना।
सुधी मतलब याद किया, सुधी लीनी मतलब याद किया। ऐसा कौन कह रहा है? यहाँ पर हमारी बेल कह रही है, देखो बेल हिल रही है ना, ये कह रही है बोली अकुलाई मतलब व्याकुल होकर, बोली अकुलाई लता, लता मतलब बेल है ना। ओट हो किवार की, ओट मतलब दीवार के पीछे से, वो दीवार के पीछे से किवाड़ मतलब दरवाज़ा। तो कह रहे हैं कि दरवाजे के पीछे ओट में रहकर हमारी बेल है वो व्याकुल होती हुई बोलती है कि आपने बरस बाद सुधी लीनी, यानी कि 1 साल हो गया आपको, अब याद आई है हमारी। हाँ, तो लता को भी जैसे कोई नाई का हो ना, वैसा बताया है कवि ने, बरस बाद सुधी लीनी, 1 साल बाद आपने हमें याद किया है। बोली अकुलाई व्याकुल होकर बोली, कौन? लता ओट हो किवार की, लता यानी कि बेल है वो किवार की ओट से व्याकुल होते हुए बोली कि आपने हमारे 1 साल बाद हमें याद किया है। ठीक है। खुश हुआ, कौन खुश हुआ? तालाब। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे गांव में जब मेहमान आते हैं ना, तो परात में पानी भर के लाते हैं, फिर उनके पैर धोते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि हमारे बादल है, वो भी मेहमान हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए तालाब इतना खुश हो गया है कि वो परात में पानी भर के लाया है और स्वागत कर रहा है ना। बड़ा खुश हुआ है तालाब, इसलिए कह रहे हैं हर्षाया ताल, यानी तालाब खुश हुआ है। लाया पानी, क्या लाया? पानी। किसमें लाया? परात भर के। जबकि सचमुच में परात भर के थोड़ी लाया, तालाब में तो पानी होता ही है ना। लेकिन ये तो हमारे कवि की कल्पना है। देखो, हम तो कल्पना कर नहीं सकते ऐसी, लेकिन कवि को तो लगता है कि मेहमान आए हैं, परात में पानी लाया गया है और मेहमान के पैर धो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गांव के सौंदर्य को ही कवि ने ऐसा बता दिया है ना। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज अटारी गहराई। क्षितिज का मतलब होता है ये जो सूर्य अस्त होता है ना, तब हमें लगता है कि ज़मीन और आकाश है ना, दोनों मिल गए हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं क्षितिज। ठीक है। तो कहते हैं क्षितिज की अटारी गहराई है, यानी क्षितिज का जो मौसम है वो बड़ा अब तो गहरा गया है, यानी कि शाम जैसा हो गया है। यहाँ पर वैसे शब्दों का अर्थ कहें तो अटारी का मतलब होता है छत पर बना कमरा। ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्षितिज की अटारी अब गहरा गई है। कहने का मतलब जहाँ पर क्षितिज है, जहाँ सूर्य अस्त होता है, वहाँ पर अब गहरा मौसम ऐसा घना घना अंधेरा वाला हो गया है। ठीक है। दामिनी चमकी, बादल होने से क्या होता है? बिजली चमकती है ना। दामिनी का मतलब होता है बिजली और दमकी का मतलब होता है चमकी। ठीक है। तो कवि कहते हैं बिजली भी चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि बादल मेहमान आप तो आओगे ही नहीं, लेकिन आप तो आए, अपना वादा निभाया। तो हमें जो मन में भ्रम था कि आप अपना वादा नहीं निभाओगे, आप आओगे नहीं, लेकिन क्षमा करो गांठ खुल गई कि भाई हमें क्षमा कर दो, हमारा मन में जो भ्रम था अब वो समाप्त हो गया है। अब भ्रम की मतलब भ्रम की, तो कहते हैं क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो हे बादल मेहमान आप आए हो, तो अब तो हमारे मन में जो भ्रम की गांठ थी वो अब खुल गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। तो कहते हैं हमें तो इतनी खुशी हुई कि हमारे आपके आने की वजह से हमारे दिल में खुशियों के आंसू बहने लग गए। अश्रु ढर के मतलब आंसू बहने लग गए। उसको भी कवि ने बताया है कि जैसे दामाद है और यहाँ पर हमारी नायिका है, वो दोनों इतने खुश हो जाते हैं कि आंखों से खुशी के आंसू
आने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं क्षमा करो गांठ खुल गई, अब भरम की बांध टूटा, जर्जर मिलन के आंसू ढर के। तो कहते हैं आप आए तो हमें बड़ी खुशी हुई और मन के भ्रम था वो दूर हो गया, इसलिए खुशी के कारण हमारे आँखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं जैसे कोई बांध टूट गया है और अब आंसू ही आंसू बह रहे हैं और वो खुशी के मिलन के आंसू हो रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। समझ में आई? कितनी अच्छी कविता है ना। तो चलो, थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और आगे आपको कौन सा वीडियो देखना चाहोगे ये भी बताना कमेंट में, ठीक है।